हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, आज हम वन शॉट वीडियो लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर का, जिसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? जल संसाधन। बहुत ईजी है, एक ही बार में समझ में आएगा, झटके से समझ में आएगा। बस चीज़ों को याद रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग, बिना किसी परेशानी के, बिना इंतजार किए हुए। जल संसाधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन का सबसे अमूल्य स्रोत है जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसा कहा भी जाता है और मानना भी सबका यही है। तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग लाने वाले योग्य जो है, यानी अलवणीय जल, जिसको हम पी सकते हैं, वो जल केवल कम मात्रा में है। अब आता है कुछ तथ्य और आंकड़ों की बात कर लेते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और 2.5% यानी 2.5% ऐसा है मीठा पानी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। भारत विश्व की दृष्टि का, यानी भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है, यानी पानी का। और प्रति व्यक्ति वर्षा जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। पूर्व सूचना के अनुसार 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ऐसा माना जाता है कि जल की कमी हम महसूस जरूर करेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब आता है जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। तो जल की दुर्लभता यानी जल की कमी, उसके बढ़ते मांग की तुलना में उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी मांग ज़्यादा है, उपलब्धता कम है, वेस्ट कर रहे हैं ना। उसका कारण क्या है जल दुर्लभता का? एक तो अतिशोषण, धुआंधार प्रयोग किया जाना, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अधिक जनसंख्या, जैसे यूपी में खेती की जा रही है। दूसरा देखिए, अगला पॉइंट है बांध। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। यानी बांध एक उस प्रकार की बाधा है जो पानी को दिशा देने, बहाव को कम करने और जल भरण का काम करने का काम करती है। अब आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कि बांधों का बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भागड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। अब इसके फायदे क्या हैं बहुउद्देशीय? एक तो विद्युत उत्पादन में काम आता है जल, दूसरा सिंचाई में, तीसरा घरेलू उपयोग में, औद्योगिक उपयोग में, चौथा बाढ़ नियंत्रण में जो बांध है, पांचवा मनोरंजन में, छठवां आंतरिक नौचालन में, और सातवां अगर हम कहें तो मछली पालन में, मछली पालन में भी काम आता है। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। अब आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से हानि। हानि क्या है इनसे? क्या नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। जो नेचुरल बहना है पानी का वो रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाने से नदी का तल चट्टानी हो जाता है, एक जगह मिट्टी जमा होती रहती है, और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन में कमी हो जाती है। देखो, वनस्पति का भी नुकसान होता है, जलीय जीव भी मारे जाते हैं, और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पतियाँ, मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और जो कालांतर में अपघटित होती रहती हैं, यानी बेकार जाती रहती हैं। अगला पॉइंट है कि स्थानीय समुदायों के बढ़ते स्तर पर विस्थापन का कारण भी ये बनते हैं, क्योंकि पानी जमा हो जाता है तो वहाँ के लोग छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अत्यधिक जल से जल जनित बीमारियाँ, क्योंकि घट्टा पानी है तो बीमारियाँ संक्रामक, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलते हैं। अब इन्हीं सारी परेशानियों के विरोध में बहुउद्देशीय यानी जो परियोजनाएं हैं उनके विरोध में आंदोलन हुए। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के
बृहत स्तर पर विस्थापन का कारण है कि भाई रहे कहाँ, बांध बनाने से सभी क्षेत्र में पानी पानी हो गया तो उन्हें विस्थापन करना पड़ता है, अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। राज्यों में आपस में झगड़ा होता है लाभ कमाने के लिए। अगला पॉइंट है बेटा वर्षा जल संग्रहण, पानी के निजात के लिए। तो देखिए धरातल पर गिरने वाले वर्षा की बूंदों को संचय कर उपयोग करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, यानी पानी के जल को वर्षा के जल को इकट्ठा करना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल तथा कुल जैसी वाहिकाएं या नालियां नदी की धरा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया है, यानी जो अपना घर है उनसे पाइपलाइनों को लेकर के टैंक में इकट्ठा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं, यानी जहाँ से बाढ़ का पानी बह रहा है वहाँ पर नालियाँ बना देते हैं, जैसे गाँव में मेड़ होती है। अगला है अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जिसे टांका कहते हैं, टैंक बना लेते हैं। मैंने बताया ना छतों से पानी टैंक में इकट्ठा करते हैं। टांका घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। वर्षा जल जो कि घर को ढालू छतों पर गिरता है, पाइप द्वारा भूमिगत टांका जो मुख्य रूप अथवा आंगन में बना होता है, यानी जो घर का मुख्य हिस्सा है जहाँ पर टांका है या कह सकते हैं भूमिगत टैंक बना हुआ है, उसमें पानी जाता था, उसे इकट्ठा करते थे और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। अब ये कुछ विचित्र और अद्भुत चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है। विचित्र और अद्भुत क्यों कहा है ये आप समझिए, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नदी घाटी की बात करें तो गंगा नदी है, ये 8,61,404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है। मुख्य राज्यों से कहाँ से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर के, और सबसे बड़ी घाटी है क्योंकि सबसे बड़ी उपजाऊ घाटी मैदान में प्रयोग की जाती है। दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 1,94,413, कितना बेटा, 1,94,413। कहाँ होकर, प्रमुख राज्य कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये उच्च जल प्रवाह है। अगला है बेटा गोदावरी। गोदावरी 3,12,812, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होकर मुख्यतः बहती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। किसको, गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बेटा कृष्णा। कृष्णा 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में होकर बहती है। इसके मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और प्रमुख सिंचाई स्रोत है ये, यानी इसे प्रमुख सिंचाई स्रोत माना जाता है। अब आती है बेटा बांधों की बात करते हैं। तो पहला है बेटा भाखड़ा नागल बांध। पहला कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध जो किस पर बना हुआ है बेटा, सतलज नदी पर बना हुआ है, और इसका प्रमुख राज्य है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और इसका प्रयोग किया जाता है सिंचाई और जल विद्युत के लिए। अगला है हीराकुंड जो महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है ये बेटा, उड़ीसा। ये बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए है। अगला है दामोदर घाटी जो दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसका भी प्रयोग बाढ़ नियंत्रण और विद्युत के लिए। अगला टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, जहाँ पर विद्युत जल आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने इसको शॉर्ट से शॉर्ट किया क्योंकि इसमें फैक्ट ही थे, ज़्यादा ऐसा कुछ समझाने का नहीं था, इसलिए मैंने इसको लेंथी नहीं किया है। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।